व्हाट आर केमिकल चेंजेस? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि केमिकल चेंज हम कहते हैं तब अगर हुआ है जब भी हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मिलता है, एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये एक परमानेंट चेंज होता है, एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब कि हम इस चेंज को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने सपोज ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने पेपर ले लिया। ओके, पेपर को हमने बर्न किया तो हमें ऐश मिला। अब ऐश जो है, जो कि एक केमिकल चेंज था, तो जो प्रोडक्ट हमें मिला है ऐश, उसे हम वापस से पेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। केमिकल चेंजेस तो हमने पढ़ लिया। केमिकल चेंज जब होता है तो उसकी कोई रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? फिर से एक एग्जांपल से लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल की। इसमें हमें कोल एंड ऑक्सीजन दो चीज़ों की ज़रूरत चाहिए, दो रिएक्टेंट्स हमें चाहिए। ओके, तो वो क्या क्या है? कोल एंड ऑक्सीजन। क्योंकि हमें बर्न करना है एटमॉस्फेयर में तो हमें ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। कोल एंड ऑक्सीजन को जब हमने बर्न किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, CO2 गैस इवोल्यूशन हुआ। ये तो जो हमने लिखा है कि वर्ड इक्वेशन है। प्रॉपर इक्वेशन क्या है? ले लेते हैं फिर से। कोल एंड ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कोल यानी कार्बन तो C2, ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये जो हमने लिखा शॉर्ट फॉर्म में उसी वर्ड इक्वेशन को करके, इसे ही हम बोलते हैं एक केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि जो कार्बन है इसके पास 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट जब आप देखोगे तो कार्बन के पास सिर्फ एक ही एटम है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, उनका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट्स 2 ग्राम का है तो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो भी 2 ग्राम का होना चाहिए। वही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अपना भी। बट यहाँ पे कार्बन पे तो 2 एटम्स हैं, यानी कार्बन का वेट यहाँ ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसमें कम है। सो हमें क्या करना है? हमें ये जो इक्वेशन दी है, ये जो रिएक्शन दी है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे? हमें एटम्स लगाने होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करेंगे? हाउ वी विल बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, टुडे वी विल कवर दिस टॉपिक। सो लास्ट वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं, विच आर द इंट्रो वीडियोज़, इंट्रोडक्शन वीडियो, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर केमिकल चेंजेस। दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। तो देख लेते हैं। तो क्या होता है कि एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर या वुड, इसे ही हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल चेंजेस तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, बट व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? तो डेफिनेशन तो है व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, बट इससे उतना क्लियर नहीं हो पाता है। ओके, सो लेट अस स्टडी विथ इट विद एन एग्जाम्पल। सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल से समझते हैं इसे अच्छे से। सबसे पहला है तो है बर्निंग ऑफ कोल एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब वाटर। सो कोल को तो हम लिख देते हैं 2C + O2 विच गिव्स CO2। H2O का लिखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो कि फॉर्म हुआ, तो H2 + O2 विच गिव्स H2O। A very simple equation which we have discussed also. What are chemical equations? So this is a chemical equation, we all know, and we are absolutely clear with this topic. बट अगर आपको ढेर सारी इक्वेशंस दे दी जाए और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि विच वन इज़ अ केमिकल रिएक्शन, विच वन इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो रिएक्शंस में से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी हम देख लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ गिवन इन योर NCERT। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली 5 मेथड्स होते हैं आइडेंटिफाई करने की। ओके, 5 मेथड्स हैं, दोनों सभी को देख लेते हैं।
पहला वाला तो होता है चेंज इन कलर, मतलब कि रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और, प्रोडक्ट का कलर कुछ और। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट, मतलब कि अगर हमने रिएक्टेंट्स लिया गैशियस फॉर्म में तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लिक्विड मिल सकता है। चेंज इन स्टेट हो सकता है उसका, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी बाहर निकले, लेकिन सभी को डिटेल में भी पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर लो या फिर राइज हो सकता है। लास्ट वाला है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, सभी को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। ले लेते हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ H2O से। H2O बनाने में, वाटर बनाने में हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दो एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमें वाटर मिला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से के फॉर्मेशन से। ओके, H2O हमें मिला था। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये गैशियस स्टेट में है, इनका जो स्टेट है वो गैस है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ कोर्स दे आर गैस, बट जो हमें H2O मिला है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है H2O वाटर, वो जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ ए लिक्विड। सो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के वक्त, केमिकल चेंज के वक्त चेंज इन स्टेट एक मेथड हो सकता है टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, दोनों को हम देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल हमने देखा ही था, कार्बन एंड ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट किया था तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। बट ये CO2 क्या है? ये CO2 इज़ अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होता है गैस। सो देयर इज़ अ इवोल्यूशन इन गैस। और जो कि हमने हीट दिया, हमने इन्हें बर्न किया तो हीट दिया, तो हीट से क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इसका टेम्परेचर राइज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है? प्रिसिपिटेट मतलब होता है केमिकल चेंज करते वक्त, रिएक्शन करते वक्त हमें एक प्रोडक्ट मिला, हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मिला। ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ उसका, सॉरी, पेपर को हमने बर्न किया तो हमें ऐश मिला। ओके, सो ऐश जो हमें मिला है वो एक क्या है? दैट इज़ अ प्रोडक्ट, दैट इज़ अ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट। प्रिसिपिटेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? अपनी केमिकल इक्वेशन में जहाँ प्रिसिपिटेट बना है वहाँ पे हम PPT लिख के एंड कर देंगे अपनी इक्वेशन। ओके, सो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, हमने केमिकल चेंजेस पढ़ लिए, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, बट व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था व्हाट आर केमिकल चेंजेस, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। एंड इस कंसेप्ट से हम लोग बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुके थे। बट लास्ट की वीडियोस में हमने एक और चीज़ देखी थी, जब हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वहाँ हमने देखा था H2 एंड O2 जब रिएक्ट किए H2O मिला, बट ऑक्सीजन का जो एटम था रिएक्टेंट्स में 2 एंड प्रोडक्ट में ओनली 1 था, जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना था। सो इन दिस वीडियो हम यही पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल वही है हमारा। तो देखो, जब भी हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? राइट साइड में प्रोडक्ट लिख लो, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिख लो। ओके, ऐसे लिख लो, बॉक्स बना लो। अब रिएक्टेंट्स में भी देखने कौन कौन सी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऐसे लिख लो H, ऐसे लिख लो O। रिएक्टेंट्स में यही दो चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में भी वही दो चीज़ें हैं, वही दो चीज़ें ऐसे लिख लो करके H एंड O। ऐसे करने से ईजी हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे देखो 2 एटम्स हैं तो 2 कर लो, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं तो 2 लिख लो, हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं तो 2 लिख लो, लेकिन ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 ही लिखो। अब देखो, हम इसे बैलेंस कर लेते हैं तो हम 2 लगा के एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो 2 जब हमने जैसे यहाँ लगाया, नहीं, ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स ऑटोमेटिकली आ गए। अब ऑक्सीजन के पास 2 आए हैं तो हमने हाइड्रोजन पे भी तो 2 लगाया, तो हम 2 × 2, ऑलरेडी 2 थे उसके पास और 2 लगा दिए, तो 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना हो गया?
4, यानी अब हाइड्रोजन हैज़ 4 एटम्स। बट रिएक्टेंट्स में आ जाओ, रिएक्टेंट्स में तो अभी भी 2 हैं, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्टेंट साइड्स में भी 2 हाइड्रोजन पे लगाना पड़ेगा, तभी अब 2 × 2 करो। ओके, हाइड्रोजन के पास पहले 2 था, हमने और 2 ऐड कर दिया, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल नेवर ऐड, ओके, हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 2 विल बिकम 4। सो यानी ये इक्वेशन अब इस तरह से हमारी बैलेंस हो चुकी है, इक्वल हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, Fe + H2O गिव्स Fe3 + O4 + H2। Fe वाटर के साथ यानी आयरन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, लिख लो रिएक्टेंट्स, इधर लिख लो प्रोडक्ट्स, बॉक्स बना लो। रिएक्टेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आयरन है, Fe है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, तो Fe लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो। प्रोडक्ट में भी वही सारी चीज़ें हैं, आयरन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है, वह उसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे करके लिख लो। अब Fe में रिएक्टेंट साइड्स में 1 ही एटम है, ऑक्सीजन के पास भी 1 ही है, हाइड्रोजन के पास 2 हैं, ओके। प्रोडक्ट में Fe के पास 3 हैं, ऑक्सीजन के पास 4 हैं एंड हाइड्रोजन के पास 2 है। अब यहाँ पे एवरीथिंग वी हैव टू बैलेंस, तो हम 3 लिख लेते हैं Fe के पास, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है, तो ऑटोमेटिकली Fe तो हमारा ऐसे यहाँ पे बैलेंस हो गया, 3 यहाँ पे लगा दिए तो 3 3 बैलेंस हो गया। बैलेंस क्या करना है अब हमें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए रिएक्टेंट में क्योंकि ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 4 लगा दिए हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के साथ H2O में, तो यानी ऑक्सीजन भी हमारा 4 हो गया। बट हाइड्रोजन पे भी तो हमने 4 एटम्स लगाए हैं, 2 ऑलरेडी थे तो 4 लगाए, तो 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8, इधर भी 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे हम 4 लगा लेते हैं, तो 4 × 2 = 8। नाउ दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस, बट मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशंस को हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, ओके, तो हम कैसे दे सकते हैं, फिजिकल चेंज लगा के, फिजिकल स्टेट बता के, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है कि नहीं ये बता के। फिजिकल स्टेट्स हम इन लेटर से बताते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हम एक ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं इक्वेशन के एंड में, ताकि हमें पता चले गैस निकल रही है। ये वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो इसमें तो सबसे पहले कार्बन की स्टेट सॉलिड है तो S लिख दो, जिससे उसका फिजिकल स्टेट पता चल जाए। ऑक्सीजन गैशियस में है तो G लिख दो, CO2 मिल रहा है गैस में है तो G लिख दो, और गैस जो कि बाहर निकल रही है, इवोल्यूशन और गैस हो रहा है, तो एक ऐसे एरो बना दो, तो इससे तुम्हारी केमिकल इक्वेशन और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। ये सारी चीज़ें तो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ ली, बट केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। In the previous video, we read about what are chemical reactions, how to identify a chemical reactions, और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, और हम एक केमिकल चेंज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड वी वर वेरी क्रिस्टल क्लियर विद दीज टॉपिक्स। सो इस वीडियो में उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस और 4 टाइप्स, 4 तरह के होते हैं केमिकल रिएक्शन, से ज़्यादा भी होते हैं, जो हम आगे वाली वीडियोस में भी देखेंगे। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारे को एक बार अलग से भी हम देखेंगे डिटेल में भी, ओके। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे इन चारों के अलावा भी और होते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिटॉक्स, सभी को देख लेंगे, ओके। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब चलो इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो यार देखो कॉम्बिनेशन नाम से तुम्हें समझ में क्या आ रहा है, कंबाइन होना, राइट, ओके। तो एक एलिमेंट ले लो A, एक और एलिमेंट ले लो B, तो आप क्या करो, इस A और इस B जो लिए हो तुम लोग एलिमेंट, इसे तुम लोग रिएक्ट कर दो। तो जब रिएक्ट करोगे तो तुम्हें एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा जिसका नाम रखोगे AB, क्योंकि A और B के कॉम्बिनेशन से बना है ना, तो AB। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो when 2 elements combine to form a single product,
उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप सो यू आर क्लियर विथ दिस। तो जल्दी से चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक प्रॉपर। जैसे कि 2NaCl + 2Cl, तो हमें 2NaCl मिला। दो जब तुम NaO यानी सोडियम को रिएक्ट करोगे क्लोरीन के साथ, तो कंबाइन होकर NaCl, जो हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल का। एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था ये रिएक्शन। तो ये वो वाला हो गया। ओके, अब कॉम्बिनेशन तो ठीक था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, जस्ट उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, तो डिकम्पोजिशन में क्या टूटेगा? कॉम्बिनेशन में हम किसी भी दो एलिमेंट को लेके उसे जोड़ दे रहे थे, कंबाइन कर दे रहे थे। डिकम्पोजिशन में कंपाउंड जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो, जैसे कि कोई तुम एक कंपाउंड ले लो, मॉलिक्यूल ले लो AB, इसे तुम डिकम्पोज करो। डिकम्पोज तुम कैसे भी कर सकते हो, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओ, या फिर आप लाइट पास करवाओ, या फिर आप हीट पास करवाओ, कैसे भी। तो हम हीट पास करवाते हैं इस AB से, तो हमें दो अलग अलग एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, A में एंड B में। ओके, सो दिस वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपाउंड था वो स्प्लिट हो गया A एंड B में, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। ओके, एग्जाम्पल से समझो। तो NaCl Na और Cl में ब्रेक हुआ। NaCl जो कॉमन सॉल्ट हमने लिया था, वो सोडियम और क्लोराइड में, क्लोरीन में ब्रेक हो गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रेक हो गया कार्बन में, ऑक्सीजन में। सो आई होप सो यू आर क्लियर विद दिस। यानी जहाँ पे टूटता है उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? A reaction in which a single product breaks down to form two or more products। एक सिंगल मॉलिक्यूल था, वही तो ब्रेक डाउन हुआ था, और ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। This was all about decomposition, but decomposition reaction further और 3 पार्ट्स में, टाइप्स में ब्रेक होता है। किस आधार पे? कि तुम उसे कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करके वो मॉलिक्यूल तोड़ रहे हो, तुम उसे क्या दे रहे हो, तुम उसे करंट दे रहे हो, तुम उसे हीट दे रहे हो, यू आर गिविंग लाइट, तुम क्या दे के उस मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो। उस आधार पे, उसी चीज़ पे डिकम्पोजिशन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है। वो भी हम देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है, देखो बेसिकली हम क्या क्या पास करवा सकते हैं, लाइट पास करवा सकते हैं, करंट पास करवा सकते हैं, तो हीट पास करवा सकते हैं। तो पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल पावर, थर्मो एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब होता है हीट एनर्जी। यानी कि नाम से ही पता चल गया कि यार जिस रिएक्शन में हमने हीट डाल के उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, वो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल से चलो देख लेते हैं पहले थर्मल डिकम्पोजिशन को। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो था, उससे जब हमने हीट पास करवाई, गर्मी दी जब उसे, तो वो CaO और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। तो ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे CaCO3 का, जब हमने CaCO3 को हीट पास करवाई, तो इन 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। यही था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट एनर्जी का यूज़ होता हो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता हो जिस भी रिएक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, H2 वाटर जो होता है, उसमें अगर तुम करंट पास करवाओगे
तो उसका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की वजह से। नेक्स्ट, मुझे आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है देखो फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट, ये तो सभी को पता है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है, वो सनलाइट भी हो सकती है। ये रिएक्शन था जिसमें कि सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाया था। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट दोगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन इन दो कंपाउंड में सनलाइट में रखोगे तो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड और भी इससे अलावा भी बहुत रिएक्शंस है जो कि मैंने बताए हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में ही देख लेंगे, जितने भी बाकी बचे हैं, रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह, और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को तो हम देखेंगे ही। इन द प्रीवियस वीडियो वी रेड अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। We went through the examples and their definition, and we were very clear with the topic. So in today's video, we will continue what are types of chemical reaction, the displacement reaction and double displacement reaction. But before moving further, you must be known about reactivity series. Reactivity series होती क्या है? जब हमने 8th and 9th में पढ़ा था, इसे याद भी किया था, of metals and non-metals दोनों. So what is displacement reaction? तो the word displacement, ये word जो है इसका मतलब displace मतलब क्या होता है? Displace मतलब अपनी place से, जो उसकी place है वहाँ से उसे हटा देना, shift कर देना. So उसके लिए आपको displacement reaction के लिए before moving further reactivity series which we have read in 9th and 8th class of metals and non-metals. So suppose there is a molecule AB, एक molecule है AB जिसका नाम है, वो रिएक्ट कर रहा है किसी एलिमेंट के साथ, उसका नाम है C. देयर इज़ अ मॉलिक्यूल AB, वो रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट के साथ C. तो जब इनका रिएक्शन हो रहा है, सो जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लिए, तो हमें पता होगा कि A ज़्यादा रिएक्टिव है B से, B ज़्यादा रिएक्टिव है C से. तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है AC, हमें एक मॉलिक्यूल मिल रहा है AC एंड एक एलिमेंट मिलेगा लेफ़्ट ओवर, या एक मेटल मिलेगा या एक नॉन मेटल मिलेगा लेफ़्ट ओवर B. सो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो C था, C एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहा था AB मॉलिक्यूल के साथ, वो ज़्यादा रिएक्टिव था B से, तभी उसने डिस्प्लेस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. Cu means copper, Fe means iron. CuSO4 मतलब copper sulfate, Fe मतलब FeSO4 मतलब iron sulfate. तो यहाँ पे जब Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया CuSO4 से, इसका मतलब दिस मीन्स कि जो आयरन है Fe है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी उसने अपने मॉलिक्यूल से उसे डिस्प्लेस कर दिया एंड एज अ रिजल्ट वी गॉट कॉपर लेफ्ट ओवर. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस करना एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देना. हाउ? सपोज देयर इज अ मॉलिक्यूल reacting with another molecule. Two molecules are reacting with each another, and as a product we are getting a molecule and another molecule. क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट में भी, प्रोडक्ट में भी हमें एक मॉलिक्यूल स्टैंड ओवर मिलेगा. सो मॉलिक्यूल AB है और एक और मॉलिक्यूल है CD, रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा AC प्लस BD. इट मीन्स दैट ये जो CD था यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ये जो C था इसने डिस्प्लेस किया B को और A के साथ जाके बैठ गया, AC का फॉर्मेशन हो गया एंड जो B था वो से कोई और जगह नहीं मिली, तो ऑफ कोर्स दैट विल गो विद D. व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट अस सी वंस.
So a reaction in which atoms of both the molecules displace each other by their reactivity series. Okay, एक एग्जाम्पल से इसे भी देख लेते हैं. Suppose there is Na2SO4 reacts with BaCl2 and as a result we get BaSO4 plus NaCl. So यहाँ पे जो ये Na2SO4 था, इसका मतलब क्या था? जो सोडियम था वो बैरियम से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसी वजह से जाके क्लोरीन के साथ बैठ गया. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन and redox reaction or exothermic and endothermic reactions also. In the previous video we read about different types of chemical reactions जिसमें हमने combination, decomposition, displacement and double displacement reaction के बारे में पढ़ा था. So in today's video हम other types of chemical reactions, for example oxidation, reduction and redox reaction को पढ़ेंगे. Oxidation reaction. In oxidation reaction word से similar एक word नज़र आ रहा है oxygen. So we can say that a reaction in which oxygen is added to a substance and a reaction in which hydrogen is removed from a substance. O यानी कि ऑक्सीजन का इस रिएक्शन में गेन होता है एंड H यानी हाइड्रोजन का इस रिएक्शन में लॉस होता है और एनर्जी का भी लॉस होता है. सो एक जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर देता है. नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन. सो सबसे पहले तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि O ऑक्सीजन का लॉस एंड H हाइड्रोजन का गेन और एनर्जी का भी गेन होता है. सो अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. अब रिडॉक्स रिएक्शन. सो इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, तब हम बोलते हैं देयर इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. So a reaction in which both oxidation and reduction occurs, it is called a redox reaction. Okay, so let us see with this example जिसमें CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर एंड H2O मिल रहा है. कॉपर ऑक्साइड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड वाटर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हो रहा है. इसलिए इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. पिछले वीडियो में हमने सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, बस एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक को छोड़ के. सो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स ओनली. सबसे पहले तो व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो, द वर्ड एक्सोथर्मिक इसका मतलब क्या होता है. एक्सो, द वर्ड एक्सो मीन्स आउट, बाहर निकालना, बाहर फेंक देना. एंड थर्मिक, अब बाहर किसको निकालना है, बाहर किसको हटा देना है, फेंक किसको देना है बाहर. तो द एक्सो मतलब तो हो गया आउट एंड थर्मिक मतलब थर्मल. थर्मिक तो थर्मल का मतलब होता है, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट एनर्जी. ओके, सो द वर्ड एक्सोथर्मिक मीन्स ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट को एक्सो कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, हीट रिलीज हो जाती है. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. तो देखो, जैसे कि जब अभी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, CO2 हम बाहर निकालते हैं, हीट जो है हम उसे बाहर फेंक रहे हैं. एंड कंबशन, जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें CO2 बाहर निकलती है एंड थोड़ा सा हीट थोड़ा मोड़ा बाहर निकल जाता है. तो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक बेसिकली सबसे पहले तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, हीट जो है हम बाहर फेंक दे रहे थे, बाहर निकाल दे रहे थे. बट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट
विल बी कमिंग इन, हीट को हम अंदर लेंगे, इंडो, ओके। द वर्ड इंडो मीन्स इन, अंदर आ जाना। किसका अंदर आना? थर्मल का, थर्मिक का मीन्स हीट का अंदर आना। इस इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड, हीट को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इस रिएक्शन में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ओके। इसमें भी हम ऑक्सीजन CO2 लेते हैं अंदर, सॉरी CO2 हम अंदर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट रैंसिडिटी एंड कोरोजन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड देन वी विल बी फाइनली फिनिश्ड विद दिस टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में हमने सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, बट द लास्ट टॉपिक वाज लेफ्ट विच वाज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके 2 सब टॉपिक्स हैं, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। सो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि कोरोजन एंड रैंसिडिटी जो 2 प्रोसेसेस होती हैं हमारे नेचर में, दीज बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। जब भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तभी ये दोनों प्रोसेस आकर होती है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी बोथ। सो व्हाट इज़ कोरोजन एंड व्हाट इज़ रैंसिडिटी, चलो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोरोजन, व्हाट इज़ कोरोजन? सो कोरोजन इज़ अ डेली लाइफ प्रोसेस, इट इज़ अ डेली लाइफ एक्सपीरियंस। हम लोग डेली लाइफ अपने आसपास अगल बगल इसे देख लेते हैं। कोरोजन को कॉमन वर्ड में मैं कहूँ तो कॉमन वर्ड में इसे बोलते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग जनरली मेटल्स पे ही होती है, जैसे कि आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, इन्हीं 3 मेटल्स पे ज़्यादातर इस क्लास में आपको पढ़ना है। तो जब ये आयरन मेटल पे रस्टिंग होती है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी आता है आयरन मेटल तभी उस पर रस्टिंग होती है, और जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आयरन आएगा, सडनली क्या होता है, सडनली नहीं होता है, कुछ टाइम बाद हम देखने को मिलता है कि उसका लस्टर जो है, उसकी शाइन जो है वो ख़त्म होने लगी, कम हो गई है, एंड उस पर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। तो ये तो था जब ये आयरन पे होता है, लेकिन अगर सेम प्रोसेस रस्टिंग की, कोरोजन की, रस्टिंग की सिल्वर मेटल पे होती है एंड कॉपर पे होती है, तब क्या होता है? तो देखो, सिल्वर मेटल पे जब भी कोरोजन होता है, जब भी रस्टिंग होती है, सो सिल्वर मेटल के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है एंड कॉपर मेटल के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। सो ये तो था वाटर मेटल्स पे अगर कोरोजन होता है तब क्या होता है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोजन आर द, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोजन? तो ये कार बॉडीज़ को डैमेज कर देते हैं। वाई? बिकॉज कार बॉडीज़ जो होती हैं वो मेटल्स की बनी होती है, मेटल बॉडी होती है, ब्रिजेस मेटल बॉडी होते हैं। ये कोरोजन की जो प्रोसेस होती है जनरली मेटल बॉडीज़, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ही देखी जाती है। सो दिस वाज द कोरोजन एंड वी आर फाइनली कंप्लीटेड विद द प्रोसेस ऑफ कोरोजन एंड इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। ये टॉपिक फिनिश हो गया। लास्ट सब टॉपिक है रैंसिडिटी। सो व्हाट इज़ रैंसिडिटी? रैंसिडिटी क्या होती है? तो रैंसिडिटी को जनरली इन नॉर्मल लैंग्वेज कन्वर्सेशन हम बोलते हैं स्लो ऑक्सीडेशन। वाई? बिकॉज रैंसिडिटी जब भी होती है तो धीरे धीरे ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। कुछ टाइम बाद हो गया, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर अ मंथ। इसमें क्या होता है, ऑयल, घी, बटर, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले लो, डेयरी प्रोडक्ट जनरली ऑयल, घी या बटर में उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसकी स्मेल जो है अजीब सी हो जाएगी, चेंज सी हो जाएगी, टेस्ट उसका चेंज सा हो जाएगा। सो रैंसिडिटी में क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, घी या बटर में चेंज इन टेस्ट एंड चेंज इन स्मेल आता है। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? वी कैन ईजिली से दैट this is a process in which oil or ghee get oxidized with change in smell and taste. What are the methods to prevent rancidity? क्योंकि इससे जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें बहुत लॉस होता है, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट rancidity? वेज टू प्रिवेंट rancidity. सो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजिएट कर सकते हैं। हम उन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं रेफ्रिजिएट करके। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स। सेकंड, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन को प्रिवेंट करने के लिए
कुछ मेथड्स होते हैं, केमिकल है बेसिक टाइप ऑफ। एंड लास्ट है हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस में। इससे क्या होगा, हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन कम आएगी। So now finally we are completed with the first chapter, chemical reactions and equations, and I will surely give a one shot video